अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर जो 13 है, ठीक है, उसकी जो आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13। अच्छा जी, अब देखें, जिस स्टूडेंट ने 13.1 एक्सरसाइज और 13.2 एक्सरसाइज की सारी वीडियोस अच्छे से गौर से सुनी है, उनके क्वेश्चंस को किया हुआ है, तो उनके लिए रिव्यू एक्सरसाइज जरा भी मसला नहीं बनाएगी। ठीक है जी, चले अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 से स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है एंड और contains 10 red balls, 5 green balls and 8 blue balls। अच्छा, सबसे पहले जो अर्न है ना, अर्न, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक सराही है। ठीक है, ये एक सराही है, या आप सराही कह लें, या आप इसको कूजा कह लें। ठीक है, या आप फिर एक ऐसी मतलब कि समझ लो कि खूबसूरत गुलदस्ता, जिसको गुलदस्ता कहते हैं ना, गुलदस्ता, ठीक है, वो समझ सकते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज है, या जिसमें अल्लाह माफ करे कि जो बंदा फौत हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी जो स्याही, जो लोग स्याही रखते हैं ना, उसकी जो वो उसमें बाकियात जिसको कहते हैं, उसके अंदर छुपा के रखते हैं। तो वो इस तरह की कोई चीज है। खैर, इतनी ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने समझना है कि एक सराही है, उसके अंदर कुछ कलर्स के बॉल्स पड़े हैं, रेड बॉल्स पड़े हैं 10, 5 ग्रीन बॉल्स पड़े हैं, और 8 आपके पास ब्लू बॉल्स पड़े हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने सबसे पहला काम ये करना है, हमने इन सब को ना नेक्स्ट आपके सामने ये लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ सिलेक्टिंग एट रैंडम। कोई रैंडमली अगर कोई भी हम यहाँ से कोई बॉल पकड़ लें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना, मैंने सबसे पहले ये लिखा, रेड बॉल्स जितने भी हैं वो लिखे। ठीक है, और उसको एन ऑफ आर का नाम दे दिया। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। आर जो रेड बॉल्स हैं वो टोटल कितनी है? वो टोटल 10 बनते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे ग्रीन बॉल्स हैं। ग्रीन बॉल कितने हैं? वो 5 है। तो जी से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। एन ऑफ जी का मतलब कि जो मेरे पास ये जो ग्रीन बॉल है वो टोटल आपके पास 5 है, तो एन ऑफ जी टोटल 5 हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स कितने? ब्लू बॉल्स आप मैंने एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट कर लिया, तो बी फॉर ब्लू बॉल्स। तो टोटल कितने बॉल्स हैं ब्लू? वो टोटल 8 है, तो हमने इसको 8 का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले एन ऑफ आर, एन ऑफ जी और एन ऑफ बी का नाम दे दिया, सबसे पहला काम। अच्छा, नेक्स्ट देखें नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आपने क्या किया? सबसे पहले आपने इन सब को कर लिया प्लस। जितने भी आपको बॉल्स दिए गए हैं, रेड बॉल, ग्रीन बॉल और उसके बाद ब्लू बॉल, तो ये सबको हमने किया प्लस। हमने लिखा टोटल बॉल्स 10 + 5 + 8। ठीक है जी, हमने इन सबको प्लस कर दिया, तो टोटल मेरे पास बनेगा 23। तो टोटल 23 बॉल्स है, तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सैंपल स्पेस, जो कि एन ऑफ एस होता है। ठीक है, एन ऑफ एस आपके पास आ जाएगा 23। तो ये आपने याद रखना है, जब जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो एन ऑफ एस की जगह पे हम 23 पुट किया करेंगे। अच्छा जी, चले सबसे पहला जो पार्ट है आपको क्वेश्चन का, उसमें आपसे कहा गया कि ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल की हमने क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान और मजेदार काम है। देखिए, मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, यहाँ पे ग्रीन आप लिख लो, ग्रीन बॉल। ये लो जी, आपने क्या लिखा? ग्रीन बॉल। तो जब आपने ग्रीन बॉल लिखा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ग्रीन। अच्छा, हमने ये लिखा, और नेक्स्ट हमने क्या लिखा? एन ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितनी है? ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ एस का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा, एन ऑफ जी आपके पास कितने है? ये आपने ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल साथ ही। तो एन ऑफ जी आपके पास बच्चों 5 है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 5। और आपके पास जो एन ऑफ एस है वो टोटल 23 है। ये आपके पास ग्रीन बॉल्स की क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/23। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, इसको मैं थोड़ा सा सही से करके लिख देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नंबर 2 पे लिखा हुआ है, आपका जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में, उसमें कहा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो ठीक है, आपने क्या करनी है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल, तो आप यहाँ पे इसके साथ लिख सकते हो रेड बॉल। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करेंगे? हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
R, क्योंकि R फॉर रेड, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ऊपर लिखेंगे N ऑफ R ओवर N ऑफ S। ये फार्मूला जो प्रोबेबिलिटी का हम बेसिक पढ़ते आ रहे हैं वो यूज कर लिया। तो बच्चों N ऑफ R की वैल्यू आपके पास क्या है? N ऑफ R की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ऊपर 10 दी गई है, ठीक है। N ऑफ R की जगह पे हम लिखेंगे 10, तो ये आपने 10 पुट किया। उसके बाद N ऑफ S की वैल्यू आपके पास टोटल 23 है, तो ये आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल है, वो आएगी 10/23। नेक्स्ट बच्चों थर्ड नंबर पे आपसे कहा गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। आप यहाँ लिख लें ब्लू बॉल, तो जो आपके पास ब्लू बॉल होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर ब्लू बॉल, तो हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे N ऑफ बी ओवर N ऑफ S, ठीक है जी। अच्छा ये आपने लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो मुझे बताओ कि ये जो आपके पास N ऑफ बी है उसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है? ये आपके सामने N ऑफ बी लिखा हुआ है। N ऑफ बी का मतलब है ब्लू बॉल्स, जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं वो टोटल 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 23। N ऑफ S आपके पास 23 है, तो टोटल बच्चों जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लू बॉल्स होगी वो आपके पास 8/23 होगी। ये तीनों आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली। अच्छा जी, ये देखिए नेक्स्ट 4 वाला जो पार्ट है उसमें आपसे कहा गया कि नॉट रेड बॉल। नॉट रेड बॉल का मतलब मैंने आपसे कहा था जब लास्ट मतलब 13.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी, तो आपसे कहा था जब नॉट का लफ्ज आएगा तो हमने उसके जो प्रोबेबिलिटी है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ये फार्मूला यूज करना है। तो चले मैं यहाँ पे आपके सामने सोल्व करता हूँ। तो फॉर नॉट रेड आपने रेड बॉल फाइंड करना है, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो हम लिखेंगे। सबसे पहले जब नॉट वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम लिखते होते हैं प्रोबेबिलिटी आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग नॉट अ रेड बॉल, ठीक है जी, ये हमने लिखा। अच्छा अब आपने क्या करना बच्चों? अब आपने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। तो अब मुझे बताओ कि रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है ना वो कौन सी है? ये देखें, ये रेड बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, वो आपके पास आई है 10/23। तो हम लिखेंगे इसको द प्रोबेबिलिटी ऑफ R कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ R, ठीक है जी। ये देखो आपने R के कॉम्प्लीमेंट में से उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको मतलब 1 में से माइनस करना है, तो लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ R, वो आपने फाइंड की है 10/23। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 10/23 हमने फाइंड की है, तो आपने इसमें यहाँ पे इसकी जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा अब देखें, आपने यहाँ पे इसका करना है एलसीएम। जब एलसीएम करेंगे तो आपके पास इस 1 का डिनोमिनेटर 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले एलसीएम आएगा आपके पास 23। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 23 और 10 को 1 से किया तो आपके पास आएगा 10। अब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 23 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 13, तो 13/23 ये आपके पास इसका आंसर आएगा। तो लास्ट पे 5 वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा देखें, लास्ट वाले पार्ट में कहा गया नॉट अ ग्रीन बॉल, तो आपने ग्रीन बॉल नहीं मतलब ग्रीन बॉल को निकाल के उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नॉट ग्रीन बॉल, ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब आपको पता है कि जब नॉट आएगा तो हमने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, ठीक है जी। चलें अब आपने 1 माइनस वैसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, वो आपके पास ये लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 5/23, ये आपने पुट किया 5/23। अच्छा जी, अब देखें आपके पास लिखा हुआ है 1/1, इधर आपके पास 1 का डिनोमिनेटर 1 है, तो आपने 23 एलसीएम कर लिया और उसके बाद देखें 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 23 और 5 को 1 से किया तो 5। तो आपके पास बच्चों 23 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 8,
ये आएगा 8/23। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल कि ये आपके पास आएगा 18/23। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 13। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी नेक्स्ट ये आपके पास 4 वाला क्वेश्चन है। तो देखें इसमें लिखा हुआ है आपके पास के ये क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। देखें अब आपके पास ये अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज जो 13.2 जो की थी ना उसमें जो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन नंबर 8 था या 9 था, लगभग 7 था या 6 था, कोई भी क्वेश्चन था, तो हमने उसमें ये सेम इसी तरह का काम किया था कि 3 कॉइन्स थे उसको हमने टॉस किया था एक साथ, तो उसके बाद हमने उसकी प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड की थी। तो सेम वैसे ही काम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो उसका मतलब क्या है। मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर द सैंपल स्पेस विल बी। ठीक है, इसकी जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगी। सैंपल स्पेस आपको पता है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास एक सेट है, जब 3 कॉइन्स एक साथ से मतलब एक साथ हम थ्रो करेंगे तो या तो तीनों में हेड 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 आएगा, या फिर 2 दफा हेड आएगा, 1 दफा टेल आएगा, या फिर दोबारा हेड टेल हेड आएगा, या फिर टेल हेड हेड आएगा। मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं जो सैंपल स्पेस जो रिजल्ट्स हमने लिखे हैं ना यहाँ पे, पॉसिबल आउटकम्स जो हमने लिखी है। तो नेक्स्ट अगर नेक्स्ट फिर आपके पास या तो 3 दफा टेल टेल आ जाएगा, ठीक है, या फिर 2 दफा टेल आएगा, 1 दफा हेड आएगा, या फिर आपके पास टेल हेड टेल आएगा, या फिर लास्ट में आपके पास हेड टेल टेल आएगा। मतलब ये टोटल आपके पास लगा लो कि ये 8 जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनती है, तो वो मैंने लिख दी n ऑफ s इज इक्वल 8। ठीक हो गया जी। ये सबसे पहली वो बात है जो हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, तो हमने उसका सैंपल स्पेस लिख लिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपने इन ये 4 पार्ट्स दिए गए, इनकी आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं पहला ले देखता हूँ, देखें क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली 3 हेड्स। अब देखें आपके पास ये जो बच्चों टोटल सैंपल स्पेस लिखे हुए है ना, तो इसमें से हमने वो वाले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि जिसके अंदर तीनों दफा हेड आया हो। तो वो आपके पास सिर्फ एक केस बनता है, वो आपके पास ये वाला केस बनता है जिसमें तीनों हेड हों। तो वो आपके पास सिर्फ एक ही मतलब के चांस ऐसा बनता है। तो उसका जो रिजल्ट है पॉसिबल रिजल्ट एक ही दफा बनता है। तो चले मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये देखो आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो इसका मतलब ये कि हम सबसे पहले लेट करेंगे। आपको पता है कि जब भी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम उसके लिए एक इवेंट लेट करते हैं। मैं लेट करूंगा लेट ए बी एन इवेंट, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3। एग्जैक्टली आप इसको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखोगे एग्जैक्टली 3 हेड्स। ठीक है, ये आपने लिख दिया 3 हेड्स। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आप लिख सकते हो कि देखें यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक चांस ऐसा है, एक सैंपल स्पेस ऐसा है जिसके अंदर 3 दफा हेड आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एन ऑफ ए, हम यहाँ पे लिख लेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। ए जो हमारे पास इवेंट है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जिसके अंदर तीनों हेड होंगे। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। हम लिखते हैं thus probability of A is equal n of A over n of S। ये आपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज कर लिया। चलें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो n ऑफ A का मतलब ये आपने 1 फाइंड किया, ठीक है। तो और n ऑफ S का मतलब क्या है, n ऑफ S का मतलब 8 है, ये आपने यूज करना है। ये आपके पास आ जाएगा 8। तो यही बच्चों आपके पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट करते हैं इसका जो सेकंड वाला पार्ट है। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है एट लीस्ट टू टेल्स। अब आपने वो वाले सैंपल स्पेस लेने हैं। सैंपल स्पेस के अंदर वो वाले मतलब कि हमने उसके रिजल्ट्स लिखने हैं जिसके अंदर 2 दफा टेल्स हैं। तो सबसे पहला काम आपने इसको पहले लेट कर लेना, लेट बी an event, let B be an event of getting। आपने सबसे पहले आपने ये वाली बात करनी है ऑफ गेटिंग एट लीस्ट। चलिए यहाँ पे मैं स्मॉल ए लिख लेता हूँ, एट लीस्ट टू टेल्स
ये आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें, अब आपने क्या लिखना है, अब आपने बी सेट लिखना है जिसके अंदर हम देखते हैं कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर टू टेल्स आएंगे। चले चलते हैं ऊपर सैंपल स्पेस के अंदर। अच्छा जी, ये सैंपल स्पेस है। अब देखें आपके पास बच्चों ये पहला नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा, पहले फोर तो नहीं आएंगे क्योंकि इनमें दो टेल नहीं है। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम टू और टू से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो एक आपके पास ये वाला आएगा, ठीक है, मैं इसको टिक कर देता हूँ। दूसरा आपके पास ये आएगा जिसमें टू टेल है, और फिर आपके पास ये भी आएगा जिसमें टू टाइम टेल है, और ये भी आएगा। इसका मतलब फोर आपके पास आएंगे रिजल्ट्स। तो हम इसको लिखेंगे b इज इक्वल, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, चले मैं इसको डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा n ऑफ b जो हमने इवेंट लिया उसके अंदर आपके पास फोर आएंगे एलिमेंट्स जिसके अंदर टू टेल्स होंगे, ठीक है जी। ये आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मार्क किए हुए हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे थस probability of b is equal n of b over n of s। अच्छा जी, अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो। n ऑफ b की वैल्यू आपके पास ये 4 है, और n ऑफ s की वैल्यू आपके पास 8 है। जब आप इसको 4 के टेबल पे कट करोगे तो आपको मिलेगा 1/2, ठीक होगा जी। ये आपने फाइंड कर लिया, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको कर लिया सॉल्व। अच्छा जी, अब चलते हैं इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें देखें लिखा हुआ है नॉट एट लीस्ट टू हेड्स। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि अब आप लोगों की इतनी तो प्रैक्टिस होगी कि जब नॉट का लफ्ज होगा तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए आपने बोल जाना है। एट लीस्ट टू हेड्स हमने इसको सॉल्व करना है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, अब हम सी ले लेते हैं, लेट सी बी an event of, let's see, be an event of getting at least टू हेड्स। हम यहाँ लिखेंगे टू हेड्स। चलें जी, आपने टू हेड्स की क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चले मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि टू हेड्स एट लीस्ट का मतलब कम से कम टू हेड हो या ज्यादा भी हेड हो सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट्स लिखे हुए हैं ना, इसमें आपके पास ये पहला जो रिजल्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है हेड हेड हेड, मतलब 3 दफा हेड है, ठीक है, ये चलेगा। नेक्स्ट में टू हेड है, ठीक है, थर्ड में टू हेड है, ठीक है, तो फोर्थ वाले में भी टू हेड है, तो ये भी ठीक है, मतलब 4 आएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ सेट ऑफ सी इज इक्वल टू 4, ठीक है। जो हमने इवेंट लिया ना सी, उसके अंदर 4 आएंगे जिसके अंदर एटलीस्ट टू हेड्स होंगे, तो वो टोटल 4 हैं। कम से कम 2 या 2 से ज्यादा हेड्स होने चाहिए तो वो 4 बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी सबसे पहले कर लेनी है फाइंड प्रोबेबिलिटी। मैं लिखूंगा थस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल n ऑफ c ओवर n ऑफ s, ठीक हो गया जी। चलें, अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर लो। n ऑफ c की वैल्यू आपके पास 4 है, n ऑफ s की वैल्यू आपके पास 8 है। तो जब आप इसको 2 के टेबल पे 4 के टेबल पे कट करोगे तो ये आपको मिलेगा 1/2, ठीक हो गया जी। ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड कर ली 1/2। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो नॉट है, ठीक है। नॉट का मतलब कि आपने बताना है नॉट एट लीस्ट टू हेड्स। इसका मतलब जब नॉट होगा तो हमने यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी। आपको ये बात अब इतनी तो आइडिया हो गया होगा कि हमने जब नॉट होगा तो उसको कैसे सोल्व करना है। आप लिखोगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एट लीस्ट, पूरा क्वेश्चन हम दोबारा लिखेंगे, नॉट एट लीस्ट टू हेड्स, ये हम लिखेंगे। अच्छा जी, अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बच्चों कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला भूल गए। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने फाइंड की है, ये 1/2 हमने फाइंड किया है, इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये लो 1 माइनस 1/2। तो बच्चों जब आपने इसका एलसीएम लिया तो 2 आपका एलसीएम बन गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, तो ये आपके पास आएगा 2 माइनस 1, तो ये आपके पास दोबारा 1/2 आ जाएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट होगा। आप अगर इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1/2। ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बच्चों लास्ट पे 4 वाला पार्ट है,
उसको हम करते हैं सॉल्व और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा जी, अब बच्चों दोबारा से सेम काम है, आपके पास लिखा हुआ है नॉट एग्जैक्टली टू हेड्स, तो आप नॉट को एक दफा कट करोगे, इसको आप भूल जाओगे, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे एग्जैक्टली टू हेड्स। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट डी बी एन इवेंट। अब मैंने डी की फॉर्म में एक इवेंट ले लिया, लेट डी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग हमने अब गेट क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, एग्जैक्टली टू हेड्स, एग्जैक्टली टू हेड्स। अच्छा जी, ये मैंने लिख दिया टू हेड्स। अच्छा जी, ये मैंने लिखा। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ डी लिखूंगा। अब हमने क्या करना है, हमने वो वाले मतलब के यहाँ पे रिजल्ट्स लिखने हैं। हमने सबसे पहले एक इवेंट ले लिया डी, तो लेट डी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स। अच्छा, हम आपको पता है कि सारा का सारा जो हमारा क्वेश्चन डिपेंड करता है ना, वो सैंपल स्पेस पे करता है। तो चलिए सैंपल स्पेस में देखते हैं कि जिसमें एग्जैक्टली टू हेड्स हैं। तो एग्जैक्टली टू हेड्स का मतलब ये है कि आपके पास ये सैंपल स्पेस है, इसमें जो पहला है उसमें 3 हेड हैं, तो वो नहीं ले सकते, आपको पूरे 2 हेड चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब जिसमें सिर्फ 2 हेड होने चाहिए, तो एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो टोटल आपके पास 3 होंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स होंगे। तो ये टोटल आपके पास 3 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप इनको पहले यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी लिखना चाहते हो तो वो भी ठीक है। वो मेरे पास आ गए 3 यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। ठीक है जी। अच्छा, एन ऑफ डी की वैल्यू ये आपके पास जो 3 है, जो आपने अभी अभी वैल्यू फाइंड की है, एन ऑफ एस की जगह पे हम 8 पुट करेंगे, जो कि सैंपल स्पेस वाला सेट है, वो 8 आएगा, वो हर क्वेश्चन के अंदर, हर प्रोबेबिलिटी के अंदर हम वही यूज करेंगे। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा 3/8। तो ये सेम टेबल पे कट नहीं हो सकता, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमें देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें करना है, देखो ये क्वेश्चन हम नॉट जो लिखा हुआ है ना उसको ऐड करेंगे। लिखा हुआ है नॉट एग्जैक्टली टू हेड्स। अब नॉट है तो नॉट का मतलब कि वो उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें 2 हेड्स नहीं होंगे। तो हमने जिसमें 2 हेड्स है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब हम इसको लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी, आपको पता है कि ये वाली बात हमारे लिए लिखना जरूरी होती है। हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एग्जैक्टली, हम पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है जी, ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको कॉम्प्लीमेंट में से माइनस करना है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ डी को माइनस कर देना, जो कि आपके पास 3/8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आपके पास क्या है, वो 3/8। अच्छा जी, अब बच्चों देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका ले लेना है एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे वो आएगा 8, तो 8 को 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो 8 1 जा 8, उसके बाद 3 वैसे ही रहेगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सेम है। हमने लिखा 8 माइनस 3 5 होता है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5/8। ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट का। तो आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कर लें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था, जो हमने सॉल्व किया। तो उम्मीद है आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखें आपसे कहा गया कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, और ये आपके पास टोटल क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा आपके पास यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे इसका आंसर लिखूं, तो मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूं तो मैं लिखूंगा द सैंपल स्पेस, ये वाली बात लिखना जरूरी होती है। हम लिखेंगे द सैंपल स्पेस विल बी, चले मैं विल बी यहाँ नीचे लिख देता हूँ, विल बी। अच्छा, एन ऑफ एस इज इक्वल 52। ये आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो टोटल 52 होंगे।
अच्छा, अब चलते हैं इसकी जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ले लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है, देखिए लिखा हुआ है किंग और जैक ऑफ रेड कलर। अच्छा, रेड कलर के जो किंग और जैक होते हैं ना वो टोटल 4 होते हैं। अगर आप लोगों ने इनको कार्ड्स को नहीं समझा, नहीं देखा, तो पहले आप इन कार्ड्स के बारे में थोड़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लें ताकि आपको पता हो कि इसके अंदर रेड कलर के किंग और जैक कितने होते हैं। तो वो टोटल 4 होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो नेक्स्ट देखें, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे लेट, चले मैं पहले यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर ले। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, किंग और जैक, किंग और जैक ऑफ रेड कलर, ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, अब हमने इसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैं यहाँ करूँगा लेट ए बी एन इवेंट ऑफ, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ getting getting king, king और jack, king और jack of red, आप यहाँ लिख लें ऑफ रेड कलर। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपको मैंने अभी बताया था, तो फिर क्या होगा, आप लिखोगे n ऑफ a इज इक्वल 4। तो इसका मतलब जो फिर a हमने जो सेट लिया है ना, एक इवेंट लिया, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जो किंग और जैक है ना वो कार्ड्स के अंदर 4 ऐसे होते हैं जो कि रेड कलर के अंदर होते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हम लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल n ऑफ a, ये वही बेसिक फार्मूला जो आप लोग शुरू से यूज करते आ रहे हो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। अच्छा, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। n ऑफ a की वैल्यू आपके पास 4 है और n ऑफ s की वैल्यू आपके पास 52 है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप इसको एक सेम टेबल पे जब कट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 4 1 और 4 13 आपके पास होता है 52। तो ये आपके पास आएगा 1/13। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चले यहाँ पे शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास जिसमें आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखिए सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि नॉट टू ऑफ क्लब और स्पेड। अच्छा, आपने क्या करना है, नॉट आ गया तो नॉट आने का मतलब यह है कि हमने सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 1 में से माइनस कर देंगे क्योंकि नॉट आ गया। चलें, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि, अच्छा, सेकंड पार्ट के अंदर आपने ये करना है 2, चले सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट बी एन इवेंट ऑफ, लेट बी एन इवेंट ऑफ, आपने इसको ले लिया इवेंट, जो आपने यहाँ पे इसका इवेंट लिया है ना वो आपके पास कुछ इस तरह से, लेट बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ऑफ क्लब और स्पेड, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ऑफ क्लब और जैक, जो सॉरी 2 और क्लब एंड आएगा और नहीं आएगा एंड स्पेड। अच्छा, ये आपने लिखा। अब इसका मतलब 2 ही है ना, आपको क्वांटिटी बताई गई है, तो जब आपको क्वांटिटी बताई गई हो, जब आपको रिजल्ट्स बताया गया हो कि 2 है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे n ऑफ b, n ऑफ b का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इवेंट ऑफ b इज इक्वल टू। अब हम इसकी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, तो हम लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन ऑफ बी की वैल्यू हमें 2 दी गई है और एन ऑफ एस की वैल्यू आपके पास 52 है। तो आप इसकी 2 के टेबल पे कटिंग करोगे तो ये आएगा 2 1 से 2 और 2 1 ओवर 2 6 आ जाएगी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ जाएगी। आप यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं आप लिख भी सकते हो, ये लो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल 1 ओवर 26। ये आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर ली। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया। क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया नॉट, तो जब नॉट का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो आपने क्या करना होता है, इसको दोबारा से लिखना होता है और 1 में से जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है उसको माइनस करना होता है।
हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टू क्लब। आप यहाँ लिखेंगे पूरा क्वेश्चन, एक दफा दोबारा यहाँ लिखना होता है। जब आप पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे तो आप लिखोगे नॉट टू क्लब एंड स्पैड, ये आपने लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखें नेक्स्ट ये है कि अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैंने सिंपल इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है, तो इसको हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसको आपने 1 में से माइनस कर देना है, तो वो आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने अभी फाइंड की है, वो फाइंड किया 1/26। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका करना है एलसीएम। तो जब हम एलसीएम करेंगे तो आपको पता है इस 1 के नीचे भी 1 है, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 26, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, फाइनल हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 26 माइनस 1, वो होता है 25/26। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है जी। चलें, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी तरफ। तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 6 रेडी किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जस्ट हमने एक फार्मूला यूज करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और ये 13.2 के जो पहले हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें हमने यूज किया था। तो बहुत ही जबरदस्त फार्मूला ये देखें। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो फार्मूला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो है क्या, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ ओवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद आ गया होगा आप लोगों को, जिन स्टूडेंट्स ने 13.2 एक्सरसाइज की वीडियोस को सुना हुआ है, उन क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, उनके लिए जरा भी मसला नहीं है। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। तो चलें, आपको वैल्यू सारी दी गई है, अब आपने क्या करना है, इनको एंजॉय करना है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देख लिखा हुआ है 6 coins are tossed 600 times. The number of occurrence of the tails are recorded and shown in the table given below. अच्छा, हमें एक टेबल दिया गया जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो दिए गए हैं वो आपको ये 1 2 3 4 5 6 दिए गए। तो इनको आपने क्या करना है, इनको कॉलम में लिख देना है। चले, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये लो जी आपके सामने मैंने टेबल जो है इसको रेडी कर लिया। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, 0 1 2, ये मैंने सारे के सारे यहाँ लिख दिए, 4 5 एंड 6, ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी बताएगी है। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, ये आपको नंबर 2 पे फ्रीक्वेंसी बताएगी, ये सारी की सारी। इसको भी आपने क्या करना है, टेबल के अंदर लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास है, यहाँ पे आप लिख लें फ्रीक्वेंसी, ये लो जी आपने लिखा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप इसको एफ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पहली फ्रीक्वेंसी आपको 110 दी गई है, दूसरी फ्रीक्वेंसी आपको 90 दी गई है, थर्ड फ्रीक्वेंसी आपको 105, फिर 80, और उसके बाद 76, उसके बाद आपको जो दी गई है फ्रीक्वेंसी 123 एंड 16, 123 एंड 16, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या, हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने क्या करना होता है, हम यहाँ लिखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर डॉट एफ डॉट इज इक्वल एफ ओवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, हमें ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ना सारी, ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, ये वाली सारी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, हम इसका ना टोटल करते हैं। तो टोटल वैसे तो आपको बताया गया है, ये जो आपके पास ये 600 है ना, ये वाला, ये टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें वैसे तो 600 बताया गया, लेकिन अगर आप फिर भी इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये वाली सारी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, ये वाली, इन सब को आप ऐड कर लें। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास 600 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं इसको, एक्चुअली आपने प्लस करना है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 800। अब जो भी फ्रीक्वेंसी आई है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो आपके पास है 800, वैसे हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, तो हमने फिर भी इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर ये फ्रीक्वेंसी रखनी है, 110 डिवाइडेड बाय 600, हमने इसको डिवाइड करते जाना है। चले, मैं सबसे पहले ना सारी फ्रीक्वेंसी को इस दफा लिख लेता हूँ
ताकि फिर एक साथ हम इनका आंसर लिख सकें। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये आपके पास है 105/600 और नेक्स्ट लिखा हुआ है 80/600। नेक्स्ट आपने क्या करना है 76/600 और नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है 123/600। नेक्स्ट लास्ट पे है 16/600। ये आपने क्या किया, सारी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी थी आपने उसके जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी थी उस पर डिवाइड कर दिया। अच्छा, जब आपने 110 को 600 पे डिवाइड किया तो आपकी मर्जी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था कि आपका अगर आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है जिसमें फ्रैक्शन मेंटेन रहती है तो आप इनका आंसर फ्रैक्शन में लिख दो। अगर आप फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते तो कैलकुलेटर आपका इतना अच्छा नहीं है जो फ्रैक्शन मतलब के मेंटेन रखता है, तो आप इनकी वैल्यू डेसिमल पॉइंट के अंदर भी लिख सकते हो। तो वैसे अगर हम एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, ये आ जाएगा 11/60, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से आप एक जीरो के साथ एक जीरो कट करोगे और उसके बाद भी आप 3 के टेबल पे इसको कट करोगे तो आएगा 9 ओवर, आपके पास आ जाएगा 9/20, ठीक है जी। इसी तरह से आपने कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज लिखते जाना है और इनको सॉल्व करते जाना है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 7/40, ठीक है। और नेक्स्ट आप इसको जीरो के साथ जीरो कट करो। अब आप इसको दोबारा जब आप कट करोगे 4 के टेबल पे तो आपको मिलेगा 2/15। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये 76 है, तो सिंपल आप जब 76 को यहाँ पे आप कर सकते हो, मतलब या जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 19/150। और उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास 123/600। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे 41/200, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको एक्चुअली आपने ना डिवाइड कटिंग की है 3 के टेबल पे, किसके टेबल पे की है 3 के टेबल पे। तो नेक्स्ट आपके पास है 16/600। जब आपने इसको 8 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 75। तो ये वाली सारी आपके पास वैल्यूज आई हैं। और एक और बात अगर आपको याद हो तो ये जो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आई है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, अगर मैं इन सब को प्लस करूंगा, मैंने आपको लास्ट टाइम एक की पॉइंट बताया था, अगर मैं इन सब को प्लस करूंगा ना, ये जो मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आई हैं ये सारी, तो इन सब को प्लस करने के बाद आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जब आप उनकी जो वैल्यूज फाइंड करते हो, आंसर फाइंड करते हो, अगर आप उन सबको प्लस करके 1 के इक्वल ले आते हो तो इसका मतलब है आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला आंसर बिल्कुल सही है, ओके है। अच्छा जी, लास्ट पे सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा बचा है, फिर आपकी ये जो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 है ये बिल्कुल ओके हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी और बाय बाय टाई टाई हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, आपके पास इसका लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। तो उसमें देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंटेनिंग 25 एटम्स, टोटल आपके पास कितनी आइटम्स है। मैं यहाँ पे साथ साथ क्वेश्चन को लिखता जाता हूँ ताकि आपको ये बात साथ साथ समझ आती जाए कि इसमें करना क्या। मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल आइटम्स है मेरे पास 25। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। अब देखें आपके पास ये 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव जो है ना, ये आपके पास डिफेक्टिव आइटम्स है। तो आप यहाँ लिख लो नंबर ऑफ डिफेक्टिव, आप यहाँ पे कंप्लीट इसको लिखेंगे, ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स वो कितनी है, वो आपके पास है टोटल 8 है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, अब आपसे ये कहा गया कि फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। अब आपके पास यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव आइटम्स कैसे आएंगे, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स आपके पास आएंगे यहाँ पे अगर आप टोटल में से इस 8 को माइनस कर देते हो तो आपके पास नॉन डिफेक्टिव आइटम्स आएंगे। सबसे पहले हमें नॉन डिफेक्टिव आइटम्स फाइंड करनी है। हम लिखेंगे नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। अच्छा जी, ये आपके पास आएंगे, कैसे आएंगे, टोटल में से हम क्या करेंगे 8 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगी नॉन डिफेक्टिव आइटम। तो 25 में से आप जब माइनस करेंगे इसको 8 को तो आपको मिलेगा 17। तो ये जो 17 है ना बच्चों, ये आपके पास नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर कहा गया फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। तो जब तक आपके पास नॉन डिफेक्टिव आइटम्स नहीं होंगे तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा, अब आप देखें, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, मतलब कि
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसकी फाइंड कर लेते हैं। चले मैं यहाँ पे पहले ना इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करता हूँ। मैं लिखता हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, चले पूरा मुझे लिखना पड़ेगा रिलेटिव, आप इसको कंप्लीट करके लिख सकते हैं इस तरह से, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो कैसे फाइंड करते हैं, आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी को ऊपर रखते हो और टोटल पे डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास आएगा 17/25। तो जब 17 आपके पास एक डिफेक्टिव आइटम है और टोटल क्या है, टोटल आपके पास 25 है, तो 17/25 तो अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नई डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो यही आपके पास आंसर है। तो वैसे मैंने अगर इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.68। वैसे तो आपका ये 17/25 आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपको बच्चों क्वेश्चन के अंदर एक और बात कही गई है, ऑल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एटम्स। अच्छा, अब देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, मैंने आपको 13.2 एक्सरसाइज के लास्ट वाले जो 4 क्वेश्चन उसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताया था। उसमें ये था तो कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आपके पास था फार्मूला। तो अब हमें करना क्या यहाँ पे, अब आपके पास जो यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वो ये वाला यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हम पूरी बात लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अब फार्मूला आपका होगा n मल्टीप्लाई, अब अच्छा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ आपने ना प्रोबेबिलिटी की जगह पे आपने लिख लेना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ना उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने जो फाइंड की है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको आपने साथ मल्टीप्लाई कर देना ऑफ नॉन डिफेक्टिव एटम्स। तो टोटल n आपके पास क्या है, n का मतलब 25 है, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होती है। आपने टोटल मतलब n के जगह पे 25 रखा और r.f का मतलब ये है 17/25, ठीक है जी, जो हमने इसकी वैल्यू अभी तक अभी फाइंड की है। अच्छा, 25 के साथ 25 कट हो जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 17। तो ये बहुत मजे का आंसर था हमारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। चलें, अब आपने ये क्वेश्चन को समझा और खूब इंजॉय किया होगा। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है वो हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल भी रखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ।